बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, आज हम बात करेंगे टास्क वन पे। टास्क वन यानी जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है ना आर्ट्स में, आप ये कह लें कि जब आप राइटिंग में क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते हैं ना, क्रिटिकल स्टेज पे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही एक ब्रेक थ्रू का काम करता है। यानी एक सहारा आपको देता है कि आपने किस तरह 6 से 7 और 7 से 8 की तरफ जाना है। क्योंकि बेसिकली टास्क वन का जो स्कोर होता है वो होता है 3 बैंड होते हैं, और अगर आप चाहें तो 3 में से 3 आ सकते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक है। सेकंड जो आपका है टास्क टू, वो बेसिकली है एक्सपोजिटरी राइटिंग में आता है वो, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, लेकिन उसमें जितने आइडिया स्ट्रॉन्ग होंगे वो तभी आपका स्कोर ऊपर जाना शुरू करेगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका डाटा बिल्कुल अगर आपका डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पिक्चर है, एग्जैक्ट टू द लाइन ग्राफ है, एग्जैक्ट टू द मैप है या डायग्राम या प्रोसेस है या बार चार्ट है या पाई चार्ट है, तो ये आपको हेल्प करेगा 3 में से 3 गेन करने। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं ज़रा कि हमारे पास जो रिपोर्ट राइटिंग है ये होता है 3 बैंड का। कितने बैंड का? 3 बैंड स्कोर का होता है। मिनिमम जो आपने वर्ड्स लिखने होते हैं वो 180 है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो 150 है। 150 से डाउन वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए, कम वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए, और 180 से ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए। उसकी एक वजह है कि अगर हम लेट्स सी कि 150 से कम लिखते हैं ना, तो माइट बी पॉसिबल कि हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट ना हो पाए, और अगर हम 180 से ज़्यादा लिखते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि हम टाइम मैनेज ना कर पाए। तो हम इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हैं। और अगेन वन टिप फॉर आपके लिए कि याद रखें, आइट्स जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कोई पीएचडी है, कोई एमबीबीएस है, कोई एमफिल है। आइट्स इस चीज़ को नहीं देखता। आइट्स उस बंदे को देखता है जो उसकी टेक्निक्स को समझता है। यानी अगर एक इंटरमीडिएट है ना, इवन एक मैट्रिक है, वो उसकी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज पे अगर काम कर रहे हैं ना सही, और उसकी क्रिटिकल पोजीशंस को समझता है कि आर्ट्स में स्कोर कैसे आता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी सेंट्रलाइजेशन पे काम करता है, कोर पॉइंट पे, वो हमेशा कामयाब हो जाता है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, एस्पायरेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर एक्चुअली MBBS, और इवन दे आर होल्डिंग द डिग्रीज एमफिल और इवन PhD, दे हैव टफ टाइम इन आर्ट्स। आर्ट्स में मैंने अभी आपको बताया क्योंकि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे असल स्किल्स होती हैं कि आपने राइटिंग की, जो रिपोर्ट राइटिंग की, कि एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग है, द डिलीवरेंस, द स्टाइल ऑफ द डिलीवरेंस, वो सही तरह से आपने प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग टास्क वन को कहते हैं। 20 मिनट्स इसके लिए टोटल होते हैं। 20 मिनट्स में आपने एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, मैक्सिमम आपने 180, और 3 बैंड का ही होता है। ठीक है, अगर इसमें से लेट्स सी आपके 2.5 भी आ जाए और टास्क टू में से अगर 5 आपके आ जाए, तो हाउ मेनी बैंड स्कोर हैव यू गॉट? 7.5। 7.5। और 7.5 राइटिंग में एक बहुत अच्छा स्कोर होता है 7.5। और अगर आपके यहाँ पे 5.5 आए, 2.5 यहाँ से, तो आप कहाँ पे आ गए? 8 में आ गए। तो राइटिंग में 8 बहुत अच्छा स्कोर है जी। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, कि हम आप राइटिंग टास्क वन के स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और ये स्ट्रक्चर आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर गेन करते हैं। इंट्रोडक्शन, लेट्स सी फर्स्ट पैसेज हम बनाते हैं इंट्रोडक्शन, देन हम रिव्यू की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं ओवरव्यू, और फिर उसके बाद MVP नंबर 1 यानी मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, देन वी हैव MVP नंबर 2 विच इज कॉल्ड मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। सो उसके बाद हम जब बात करेंगे कि इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप मिनिमम जो है वो 30 वर्ड्स यूज़ करें, मैक्सिमम 35 वर्ड्स यूज़ कर लें। कहाँ पे? इंट्रोडक्शन में। यानी इतनी लेंथ आपकी इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए, और वो आसानी से बन जाती है। सेकंड, ओवरव्यू में जब आए
तो आप मिनिमम 30 वर्ड्स और मैक्सिमम अगेन 35 वर्ड्स यूज करें। तो ये दोनों को अगर हम मिलाएं तो राउंड अबाउट ये 60-70 तक का आपको कैलकुलेशन देते हैं। बाकी जो हमारे पास आ जाते हैं पैसेजेस, तो अगर हम इनको 55 का ये हो हमारा और 55 का ये, तो 110 एंड 170 मतलब 70 प्लस इंटू 110, तो आपके पास 180 बनते हैं। अगर आपने 30-30 का लिखा तो 170 बन जाएंगे। तो हमारी रेंज जो है, हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब मेन जो इसका बुनियादी तौर पर जो फाउंडेशन है ना इसकी, अगर आप लोगों को इसमें से हाई स्कोर चाहिए 3 चाहिए, तो आपने ये समझना है कि इसकी टेक्निक्स करने की क्या है। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज वो है कि आपने इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। असल में पैराफ्रेज है क्या, ये चीज समझना भी बड़ा जरूरी है। पैराफ्रेज का मतलब होता है, पैराफ्रेज में से दो चीजें बाहर आती है। एक तो ये चीज समझ आती है कि ग्रामेटिकल रेंज क्या है, सेकंड चीज ये आती है कि आपकी वोकैबुलरी क्या है। देखें, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि whenever you have a statement, whenever you have a statement and you have the same theme, और उसकी सेम थीम के ऊपर ही उसका ही सेम थीम हो, द लिटरेरी मीनिंग जो स्टेटमेंट के वो वही रहेंगे, बट आप उसके अंदर दो चीजें ऐड करेंगे, ग्रामेटिकल रेंज और वोकैबुलरी। अब ग्रामेटिकल रेंज बेसिकली क्या है? बेसिकली इसका मकसद ये है कि जब कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है तो स्टेटमेंट लिखते हुए आपने उसको देखना है कि उसके स्टेटमेंट लिखने का स्टाइल क्या है, और मैं जब स्टेटमेंट लिखूंगा तो मेरा स्टेटमेंट लिखने का स्टाइल क्या होगा। रीजन अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूंगा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव से लिखी गई है, तो आप उसको जो है वो जेरंड के से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, V1 प्लस ING से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से और आपने V1 प्लस ING से स्टार्ट किया, तो ये ग्रामेटिकल रेंज है। आपने स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसी के अंदर जब आप क्या ऐड करेंगे, वोकैबुलरी ऐड करेंगे। तो वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आपने वर्ड्स और ऐड करने हैं, कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करना। मैंने क्या कहा, वर्ड्स और ऐड करने हैं और ग्रामेटिकल रेंज चेंज करनी है, कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करना। जो उसने आपको कॉन्सेप्ट दिया आपने उसी पे रहना है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अवैज यू आर वेरी डियर टू मी, आप मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। ठीक है, और अगर इसी को ये मैं कह दूं कि अवैज यू आर ऑलवेज इन माई गुड बॉक्स, कि आप हमेशा मेरे लिए अच्छे हैं, मतलब मुझे अजीज हैं, मेरी नज़रों में आप हमेशा एक अच्छा मुकाम रखते हैं। तो आप ये देखें, दो अलग टाइप के सेंटेंसेस है लेकिन मीनिंग एक है। अगर आप में से कोई ये कहता है आई एम इन ट्रबल्स इन दिस डेज, मैं इन दिनों मुश्किलात में हूं, तो अगर वही इंसान ये कहे आई एम इन टू हॉट वाटर्स दीज डेज, मैं किस में हूं, मुश्किलात में हूं। इन हॉट वाटर भी क्या होता है, मुश्किलात में होना। तो दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग के हैं, लेकिन उनके लिखने का, उनके पढ़ने का जो स्टाइल है वो और है। ठीक है, तो स्टेटमेंट और है, वर्ड्स चेंज है, जिसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग करना। तो जब पैराफ्रेजिंग आप करते हो ना, तो पैराफ्रेजिंग आप अपनी फर्स्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है ना, जिस जो डिस्क्रिप्शन होती है क्वेश्चन की, आप उसकी करते हो डिस्क्रिप्शन बेसिकली, तो उसी को हम पैराफ्रेज करते हैं। और उसमें दो चीजें, ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी। ठीक है, सेकंड, आपके पास यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूनिट्स। हर टास्क 1 के अंदर डिस्क्रिप्शन में ही डायग्राम के अंदर, वो चाहे डायग्राम है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, मैप है, प्रोसेस है, लाइन ग्राफ है, कुछ भी है, टेबल है, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वहीं पे हमारे पास यूनिट्स भी पड़े होते हैं। और हमेशा हमने यूनिट्स को भी किस में मेंशन करना होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन। और आपको एक चीज दूसरी, यूनिट्स हमेशा जो आप यूनिट्स करते हो ये याद रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें,
यूनिट्स को आपने हमेशा किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में लिखना है। ये आपने एक माइंड में बिठा लेना है। सेकंड, आपका जो इंट्रोडक्शन है और उसका जो पैराफ्रेजिंग हो रही है वो भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में करनी होगी। किस में करनी होगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में करनी होगी। और बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, जो बहुत सारे एस्पायरेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं करना। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो इसकी मिस्टेक हो रही है वो कैसे होती है, यानी हमने ये देखना है एस या ई एस का एडिशन कैसे करना है। वासिफ साहब जरा एक्टिव हो जाए, नहीं तो फ्रेश हो जाए। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो समझ लें कि सब्जेक्ट है वो लूज कर जाएगा। अब पैराफ्रेजिंग में मैंने बताया दो चीजें हैं। अब मैंने कहा कि जब आपने इंट्रोडक्शन करना है ना, इंट्रोडक्शन पैराफ्रेजिंग करते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन को, क्वेश्चन को, तो आपने ये देखना है कि मेरी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर एस या एस की मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला, सबसे पहला जो आपका जो अटैक होगा ना आप पर, वो उस मिस्टेक का होगा। आपने उसको एलिमिनेट करना है। वो कैसे? एस या एस के एडिशन के साथ। कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, वो आपने देखना है। और लास्ट टाइम भी उस पर मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन की थी, और आपने ये सोचा वो कब खत्म होता है। जैसे आपने देखे, हम आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ए ई आई ओ यू, सी एच, सी डबल एच, एस एच, ठीक है, एस डबल एच, ठीक है, फिर उसके बाद एस डबल एस जो होता है वो एक्स और जी। ये ऐसी लिस्ट है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका लास्ट वाला लेटर इनमें से है तो आप ई एस लगाएंगे, वरना एस लगाएंगे। ये आप थोड़ा सा उस पर स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है तो आप एस एस कंडीशन नहीं करते होते। बेसिकली उसको हम प्रैक्टिकल समझ भी लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के बाद हमने यूनिट्स पे आ जाना है। यूनिट्स को हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में लिखना है। और जो आपके पास पैराफ्रेजिंग करेंगे हम डिस्क्रिप्शन की यानी क्वेश्चन की, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस में करेंगे। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस में करेंगे। ये भी बड़ा जरूरी है कि किस टेंस में कौन सी चीजें मैंने सॉल्व करनी है, ताकि हमारा एग्जैक्ट जो है वो ग्रामेटिकली इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट अच्छा रहे और हमारा स्कोर ऊपर जाए, हमारा स्कोर बेहतर है। फिर हम आ जाएंगे ओवरव्यू। अब ओवरव्यू, ओवरव्यू दो वर्ड्स हैं। ओवरव्यू यानी आप ऊपर से एक जायजा ले रहे हैं चीजों का, सरसरी सी नजर डाल रहे हैं, उसको कहते हैं ओवरव्यू करना। अब ओवरव्यू जो है ना वो एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज है ये टास्क 1 की। मतलब अगर आप में से कोई ओवरव्यू नहीं लिखता तो इसका मतलब है उसने ना ब्लंडर कर दिया, टास्क 1 में ब्लंडर कर दिया। माइट भी पॉसिबल आपका स्कोर ही ना आ सके, ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू के बगैर वो आप उसको ये नहीं बता सकते कि मुझे इस चीज की ओवरऑल क्या समझ आई है, मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब ओवरव्यू के अंदर 3 फैक्टर्स शामिल हैं। एक आप हाईएस्ट वैल्यूज देखते हैं, एक आप लोएस्ट वैल्यूज देखते हैं, और एक आप फ्लक्चुएशंस देखते हैं, लेकिन किस लेवल की? जस्ट मेजर लेवल की, बड़ी बड़ी डिटेल्स में नहीं जाते, जस्ट वो शेयर करते हैं और आगे निकल जाते हैं। और उसकी भी लेंथ 30 या 35 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू अगर आप, ओवरव्यू आपने ये देखना है कि ओवरव्यू जो है वो किस टेंस में होगा। अगर आप बार चार्ट में है, अगर आप लाइन ग्राफ में है, अगर आप पाई चार्ट में है, अगर आप टेबल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने ओवरव्यू किस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनेट में। किस में? पास्ट इंडेफिनेट में। 98% पास्ट इंडेफिनेट यूज होगा फिर आपका टास्क 1 में। वो अभी हम बाद में भी इसके ऊपर फिर भी बात करेंगे। टास्क 1 में अब पास्ट इंडेफिनेट क्या है? बेसिकली पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है? जिसमें आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो। कौन सी फॉर्म यूज करते हो? सेकंड फॉर्म। और अगर मैं पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाना चाहूं, पैसिव वॉइस, तो फिर मैं क्या करूंगा? वॉज या वर्ड यूज करूंगा, और उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज करूंगा? V3। और पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जस्ट, और यहां पे ये पास्ट इंडेफिनेट में एक्टिव वॉइस के लिए होता है, ऐसे ही है ना। और पैसिव वॉइस के लिए वॉज वर्ड या, और इसके सब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ये हमारा ओवरव्यू है, ठीक है। ओवरव्यू में मैंने 3 चीजें डिस्कस किया, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, फ्लक्चुएशंस विद मेजर लेवल। फिर हम आएंगे एमबीपी नंबर 1 पे, मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 1।
अब देखो मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 को स्टार्ट करने के कुछ स्ट्रेटजीज एंड टिप्स हैं। उनमें से 5 ये आपके मेजर कनेक्टर्स हैं जो आपने यूज करने। जैसे ही आपने मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 पे आना है, सबसे पहले या तो आप लिख सकते हो विद रिगार्ड्स टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, टू कमेंस विद, ऑन द वन हैंड। ये आप पहला कनेक्टर यूज करो ताकि आपका जो मेजर फर्स्ट पैसेज है, जो मेन बॉडी पैराग्राफ है, वो एक कनेक्टर से अच्छी तरह से स्टार्ट हो सके। जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अपने इसको एलैबोरेट करना शुरू कर देना, यानी एक्सप्रेस करना शुरू करना है। अब देखें, अगर आपके पास पॉइंट्स 5 है, यानी कोई 5 चीजों पे डिस्कशन हो रही है, ठीक है, आइटम्स 5 है, कोई 3 आप यहां पे लिख दो फर्स्ट में और नेक्स्ट में 2 लिख दो। और अगर आपके पास 4 आइटम्स हैं, फिर 2 यहां पे, 2 यहां पे कर दो। अगर 3 है, 3 2 यहां पे कर दो, 1 यहां पे कर दो। ये पहले जो कनेक्टर्स हैं, ये आप मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 के लिए यूज करेंगे। फिर ये वाले कनेक्टर्स आ जाएंगे, ये किसके लिए यूज करोगे? मेन बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के लिए। जैसे ही उधर फर्ज करें इनमें से कोई आपने एक भी यूज किया, इधर आप कोई भी चूज कर ले, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड। तो आपने ये कनेक्टर्स और ये कनेक्टर्स अच्छी तरह से क्या करना है, इनको माइंड में इम्प्रिंट कर लेना है, यानी सेव कर लेना है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कि किस तरह से मैंने कोहिशन यूज करनी है। कोहिशन मतलब कि मैंने कनेक्ट्स कैसे रहना है आइडियाज के साथ, और लाइन टू लाइन मैंने अपनी कनेक्टिविटी कैसे आइडियाज की शो करनी है, ताकि मेरी रिपोर्ट राइटिंग, मेरा टास्क 1 जो है वो एक फुल फ्लेवर्ड हो और उसके आंसर्स स्ट्रॉन्ग नजर आए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी। अब जरा हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने डिस्कस किया अभी तक स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस की तरफ पहले आते हैं। टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहले आता है बेसिकली अगर देखा जाए तो बार चार्ट। अब बार चार्ट की शेप कुछ इस तरह से होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग पूरी दुनिया में लिखी जाती है कंपनीज की, लेकिन उनको लिखने के लिए एक स्पेशल जो है वो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। जैसे आप टास्क 2 अटेम्प्ट करते हो, तो टास्क 2 को भी अटेम्प्ट करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग होता है, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग होता है। तो आपने जो बिजनेस के लिहाज से या किसी भी किस्म के लिहाज से जो रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए हमारे हमारे पास ट्रेंडी वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स? ट्रेंडी वर्ड्स। हमने क्योंकि ट्रेंड्स शो करने हैं, अगर हम वो ट्रेंड्स शो नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब यह है कि हम बेसिकली उस एक्सप्रेशन को फॉलो ही नहीं कर रहे। वो स्टाइल ऑफ डिलीवरेंस हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से स्कोर हमारा हाई नहीं आ रहा, स्कोर हमारा कैप्टिवेटिंग नहीं हो रहा, अट्रैक्टिंग नहीं हो रहा, अपीलिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हमने अपने स्कोर को मैग्नीफाई करना है, तो फिर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मुझे कौन सी डायग्राम आई है, कौन सा मुझे बार चार्ट है, कौन सा मेरे पास पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, या टेबल है, या प्रोसेस है, मैप है, या डायग्राम है। तो मैंने इनको सॉल्व करना है, तो पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मेरे सामने ग्राफ आ गया या पिक्चर है जो भी। अब यहाँ पे देखें बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट की शेप कुछ इस तरह से होती है। बार चार्ट में ना कुछ इस तरह से ये बार्स लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बार चार्ट। अब जिस तरह ये देखें यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कार सेल इन यूएई, और किसमें सेल की जा रही है? दरहम में, ठीक है। अब यूएई में ना कार सेल की गई है दरहम में। अब इसका मतलब है कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा होकर, लेट्स सी कि आप एग्जांपल लें, ये मेरा बॉटम पॉइंट है, ये क्या है? बॉटम पॉइंट, और ये मेरा वर्टिकल पॉइंट है। ये मेरा क्या है? वर्टिकल पॉइंट, और ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। या आप देखें कि पूरी जितने भी ग्राफ आएंगे या प्रोसेस और डायग्राम के अलावा बाकी हमारा, और टेबल के अलावा, वो सारे इसी तरह से डील किए जाएंगे। यहाँ पे हमारे ईयर्स होंगे, यानी पीरियड गिवन, जो टाइम दिया गया है, ठीक है, या बाज़ यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन की जाएंगी वो होंगी, और यहाँ पे जो है वो मेरे यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? यूनिट्स होंगे, यानी जो क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखें मैंने ये बताया मिलियंस ऑफ दरहम। मिलियंस ऑफ दरहम में मैंने क्या दिया गया मेरे पास कि मिलियंस ऑफ दरहम में जो सेल की गई हैं गाड़ियां यूएई में, वो सबसे पहले एस से मैंने सुजुकी को मेंशन किया है, स्विक को मैंने जो है वो ग्रीन कलर से मेंशन किया है, ठीक है, सी से, और टोयोटा को रेड से मैंने मेंशन कर दिया। अब मेरा डाटा ये कहता है कि अगर मैं इस पूरे डाटा को देखूं तो मुझे ये पता चलता है ओवरऑल, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि यूएई में ना कार सेल की जा रही है दरहम में,
क्योंकि उसकी करेंसी धर्म। अब मिलियंस ऑफ धर्म में की गई है, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। फिर उसने, जैसे मैं इसके बॉटम पॉइंट की तरफ देखता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो मुझे लगता है कि मुझे पता बताया गया 2011 में ना सुजुकी की सेल कुछ ये है, ठीक है, और 2012 में स्विक की सेल कुछ ये है, और 2013 में टोयोटा की सेल कुछ ये है। ये एक पूरा डाटा मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं 2011 में, तो मेरा जो बेसिकली जो ग्राफ है, यानी मेरे पास जो बार चार्ट है मेरा कुछ यहां से मूव हो रहा है, ये देखें यहां से। जब मैंने यहां से देखा ना, तो ये इसका हाफ जो है वो 60 और 40 का, वो तकरीबन 50 निकलता है। तो 50 से थोड़ा डाउन है मेरी वैल्यू अभी, अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकूं। तो इसका मतलब है राउंड अबाउट 48 या 47 के राउंड अबाउट ये जो है ना, ये गाड़ी 2011 में बिकी है। यानी कितने यानी तकरीबन 48 मिलियन ऑफ दरम्स में बिकी हैं ये गाड़ी 2011 में। फिर मैंने जैसे ही स्विक की तरफ में आया, तो फिर मैंने देखा कि ये स्विक जो है ना वो 60 मिलियंस ऑफ दरम बिकिंग है। कब? 2012 में। इसका मतलब है स्विक ज्यादा बिकी है। फिर मैं टोयोटा की तरफ आया, टोयोटा जो है ना वो इस सुजुकी की निस्बत उससे भी कम बिकी है, और वो राउंड अबाउट है तकरीबन 30 मिलियन ऑफ दरम। राउंड अबाउट, एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता, लेकिन राउंड अबाउट कह रहा हूं। अब मेरे पास डाटा ये आ गया कि ये सेल हुई है पूरा उसका। अब मैं, जब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्या आता है, वो ये आता है, द गिवन बार चार्ट शोज द डाटा अबाउट द कार सेल इन यूएई इन धर्म फ्रॉम 2011 टू 2013, ठीक है, 2011 टू 2013 इन मिलियंस ऑफ दरम्स, इन मिलियंस ऑफ दरम्स, ठीक है। वो क्या कहता है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग द की फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर इट इज रेलिवेंट, वेयर इट इज नेसेसरी और रेलिवेंट। जहां जरूरी है या रेलिवेंट है, आप उसको सिलेक्ट करें की फीचर्स को, और उनको रेलिवेंट करें, कंपेयर करें, और हमें ये रिपोर्ट बना के दिखाएं। अब यहां पे देखिए ओवरऑल वैल्यू को अगर मैं देखूं सारी इस बार चार्ट को, तो सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी बिकी है? स्विक। कितने? 60 मिलियन दिरहम में 2012 में। सबसे कम कौन सी बिकी है? टोयोटा। और सेकंड नंबर पे जो दरमियाने लेवल पे रही है वो कौन सी है? सुजुकी। अब हाईएस्ट और लोएस्ट का मुझे जब पॉइंट समझ आएगा, तो मैं फौरी ओवरव्यू बनाना शुरू कर दूंगा कि हाईएस्ट ये है, लोएस्ट ये है, और इसमें जो मेजर हल्की सी कोई चेंजेस होगी ना, वो मैं ओवरव्यू में लिखूंगा। वो आगे जाके हम प्रैक्टिकल उसको समझ भी लेंगे। फिर मैं जब ओवरऑल ये जो मैंने क्वेश्चन आपको किया है अभी, ठीक है, द गिवन बार चार्ट शोज, द गिवन बार चार्ट शोज, कि वो जो गिवन बार चार्ट है वो जाहिर करता है डाटा अबाउट द कार सेल इन यूएई इन दरम, इन मिलियंस ऑफ द दरम फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2013, ठीक है। तो वो इन सालों के दौरान क्या करता है, हमें डाटा शो करता है। अब ये हमारे पास है बार चार्ट। अब हम जरा चलते हैं सेकंड टर्म काइंड ऑफ दैट या टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि आपको ना डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिस तरह लेट्स सी, अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास ना ये सी ऑप्शन था, सी को मैंने ना चिकन कंसीडर किया था, बी को मैंने बीफ कंसीडर किया था, और एम को मैंने मटन कंसीडर किया था। नीचे मैंने ना ईयर्स दिए हैं, ये वाले 11, 12, 13, 14, 15, ये 11 से लेके 15 तक किस तरह चिकन बिका, क्या क्या उनकी रेशियो रही, और ये बिका किस में? मिलियंस ऑफ पाउंड्स में, इंग्लैंड के अंदर, यानी इंग्लैंड में सेल हुआ है। और यहां पे 20, 40 ये मिलियंस ऑफ पाउंड्स की रेशियो है, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये मेरे पास चिकन था, ये गौर करें, ये मेरा पॉइंट चिकन था। तो जब मैंने 2011 में देखा ना, अगर इसको मैं सारा आपके सामने लाइन ग्राफ बनाऊं, इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि ये मेरे पास क्या था 2011। अब यहां पे जैसे मैंने इसको टॉप से देखा ना, तो ये स्ट्रेट 2011 में चिकन जो है बिल्कुल स्ट्रेट पहले रहा, फिर आस्ता आस्ता ये किधर आता गया, ये देखिए, पहले स्ट्रेट रहा, फिर आस्ता आस्ता कहां आता गया? डिक्रीज होता गया। ये क्या होता गया? डिक्रीज।
और मैंने जब यहां से देखा ना तो 2011 में ये यहां पे था, यानी 80 मिलियंस ऑफ पाउंड्स ये बिका कब? 2011 में। जैसे मैं 2012 पे आया ना तो राउंड अबाउट इसकी सेल जो है ना वो थोड़ी सी कम हो गई, वो 78 पे आ गया। राउंड अबाउट कहाँ पे आ गया? 70। फिर चलता चलता मैं 2013 में मैंने इसकी वैल्यू चेक की तो ये तकरीबन आ गया राउंड अबाउट 61 के करीब आ गया। ठीक है, फिर मैंने 2014 में देखा तो इसकी वैल्यू चलते चलते ये आ गया कहाँ पे? ये 43 या 44 पे आ गया ये राउंड अबाउट। फिर मैंने 15 पे देखा, 15 पे जाके ये 21 22 पे लाइक आ रहा था। ठीक है, अब कहाँ पे? 22 या 21 पे लाइक आ रहा था। ये अभी तक मैंने किसकी कंडीशन बताई है? चिकन की, कि चिकन कैसे बिक रहा है। अब मैंने बीफ की बात की, तो बीफ की जब मैंने बात की ना तो बीफ यहाँ पे ये बीफ का पॉइंट था। ये किसका पॉइंट है? बीफ का। अब मैंने जब 2011 में आया ना तो बीफ यहां से लेकर 2011 में, क्योंकि ये पॉइंट है यहां से मैंने देखा तो बीफ को, क्योंकि अब मैंने ब्लू से शो किया हुआ है तो मैं अगेन उसको देखता हूँ। यहाँ पे बीफ इसके सामने मैंने देखा तो बीफ यहां से इस तरह कुछ शो कर रहा था डाटा। तो 2011 में बीफ कहां पे है? 30 पे। 2012 में भी 30 पे, 2013 पे भी स्ट्रेट रहा पहले वो। फिर उसके बाद बीफ क्या करना शुरू हो गया? राइज। और 2014 में ये कहां पे चला गया? ये देखें, ये सारी वैल्यू यहां पे जा रही है और ये है बीफ। और ये कहां पे चला गया? राउंड अबाउट 58 पे। कहां पे? 58 पे। और 2015 में ये टॉप पे चला गया, ये आ गया, यानी राउंड अबाउट ये 80 को भी क्रॉस कर गया 2015 में। फिर मैंने जब बात की मटन की, मटन 2011 से लेकर 2014 तक क्या रहा? स्ट्रेट रहा। बिल्कुल, लोगों ने एक ही प्रोडक्शन के साथ यानी एक ही पोटेंशियल के साथ इसको खाया। बाद में ये गिरता 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 2015 के लगभग ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने जब इसकी वैल्यू यहाँ से चेक की ना तो ये यहाँ पे आ गया और ये तकरीबन 38 के राउंड अबाउट था, और 42 के राउंड अबाउट। कहाँ पे? 42 के राउंड अबाउट। अब ये देखिए, ये सारा जो डाटा ना ये शो कर रहा है कि कोई चीज इन सालों में मिलियन ऑफ पाउंड्स में कैसे सेल हुई, कब कब उसका अच्छा टाइम था, कब तक उसका बुरा टाइम था। अब इस पूरे डाटा से आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो चीज सेल हुई कौन सी हुई होगी? बीफ। गौर करें, बीफ सबसे ज्यादा सेल हुई। क्या यहां पे पहले बीफ की कंडीशन क्या थी? पहले तो बीफ बिल्कुल लो पे था, लेकिन ये एंड वाले सालों में सेल हुआ जाता। ठीक है, अब चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन सबसे पहले टॉप पे था, लेकिन आस्ता 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 गिरा ये जाके, ईयर्स के साथ साथ गिरता गया। लेकिन अगर हम मटन की बात करें, मटन पहले स्ट्रेट ही रहा, ठीक है, फिर ये गिर गया। ठीक है, ओवरऑल अब अगर आप सोचेंगे ना तो सबसे ज्यादा क्या बिका है? मटन। गौर करें, गौर करें, बीफ सबसे ज्यादा बिका है, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू बहुत डाउन थी। उस वक्त चिकन सबसे टॉप पे था। सर वो अब यस यस इंक्रीज होता जा रहा है ना। हाँ, इंक्रीज तो होता जा रहा है, लेकिन पहले सालों में तो कुछ नहीं उसने कमाया ना, ये भी तो देखे ना। अब इन